हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी हुई सफेद चूहे। तो चलें कहानी की एक नए सफर पे। दादी को मुझे स्टेशन तक ले जाकर दिल्ली की ट्रेन में बैठाने की जिम्मेदारी अंकल केन को हरगिज नहीं सौंपनी चाहिए थी। वह मुझे स्टेशन तक तो ठीक ठाक ले गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे गलत ट्रेन में बैठा दिया। मैं उस समय 9 या 10 वर्ष का था और सर्दी की छुट्टियों के कुछ दिन अपने दादाजी और दादी के साथ बिताने देहरादून आया था। अब स्कूल खुलने वाले थे और मुझे अपने माता पिता के पास दिल्ली जाना था। ध्यान रखना कि रस्किन सही डिब्बे में बैठे। दादी ने अपने इकलौते बेटे केनेथ को हिदायत दी थी, और यह भी देखना कि उसको बर्थ मिल जाए और उसके पास पानी भी हो। अंकल केन ने उनके सभी निर्देशों का पालन किया। उन्होंने मेरे लिए एक चॉकलेट भी खरीदी, लेकिन मुझे समझाते हुए कि ज्यादा पढ़ाई किए बिना परीक्षा में पास कैसे हुआ जा सकता है, उन्होंने आधी से ज्यादा चॉकलेट खुद ही खा ली। मैं किसी दिन आपको भी यह राज बताऊंगा। ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना हो गई और हम दोनों ने एक दूसरे को आत्मीयता से हाथ हिलाकर गुड बाय कहा। 1 घंटे और 2 स्टेशनों के निकलने के बाद मैं यह जानकर घबरा गया कि मैं दिल्ली की ट्रेन में नहीं था, बल्कि लखनऊ की ट्रेन में था, जो विपरीत दिशा में करीब 300 मील आगे था। कंपार्टमेंट में किसी ने मुझे अगले स्टेशन पर उतर जाने की सलाह दी। दूसरे ने कहा कि आधी रात को किसी अनजान स्टेशन पर उतरना एक छोटे बच्चे के लिए उचित नहीं होगा। लखनऊ पहुंचने तक का इंतजार करो, एक और यात्री ने कहा। फिर अपने माता पिता को टेलीग्राम भेज देना। सुबह सुबह ट्रेन लखनऊ स्टेशन पहुंची। एक यात्री इंसानियत दिखाते हुए मुझे स्टेशन मास्टर के ऑफिस में ले गया। दरवाजे पर उनके नाम की तख्ती लगी थी, श्री पी.के. घोष, स्टेशन मास्टर। जब उन्होंने बताया गया कि मैं किस विकट परिस्थिति में फंस गया था, तो उन्होंने अपने चश्मे में से घूरते हुए कहा, हाँ, हमें इसके घर वालों को टेलीग्राम भेजना ही चाहिए। मेरे पास अभी उनका पता नहीं है। मैंने कहा, वो मुझे दिल्ली में मिलने वाले थे। आप देहरादून में मेरे दादाजी को टेलीग्राम भेज दीजिए। ठीक है, मिस्टर घोष बोले, जिन्हें शायद कुछ शब्द दोहरा कर बोलने की आदत थी। तब तक मैं तुम्हें अपने घर ले चलकर अपने परिवार से मिलाता हूँ। मिस्टर घोष का घर स्टेशन के ठीक पीछे था और उन्होंने अपने रसोइये से मेरे लिए दूध वाली मीठी चाय और 2 बड़े रसगुल्ले मंगवाए। तुम्हें रसगुल्ले पसंद है ना? हाँ, पसंद है सर, मैंने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, अब मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलाता हूँ। और वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर के पीछे कुछ ऊंचाई पर बने बरामदे में ले गए। मैं यह देखकर हैरान रह गया कि वहां पर एक लघु रेलवे स्टेशन मौजूद था। स्टेशन, रेलवे के बंगलों, सिग्नल बॉक्स समेत उसके बगल में एक छोटा सा मेले का मैदान था, जिसमें झूले, चक्री, फेरिस व्हील आदि रखे हुए थे। चक्रियों और झूलों पर 15-20 सफेद चूहे उछल कूद कर रहे थे। कुछ चूहे लघु सुरंगों के अंदर बाहर दौड़ते हुए एक खिलौना रेलगाड़ी पर चढ़ रहे थे। मिस्टर घोष ने एक बटन दबाया और वह खिलौना रेलगाड़ी, जिसमें चूहे भरे हुए थे, स्टेशन को छोड़कर छुक छुक करती हुई बरामदे के दूसरे छोर की ओर चल पड़ी। यह मेरा बहुत पुराना शौक है, मिस्टर घोष ने कहा। तुम्हें ये सब कैसा लगा? मुझे ट्रेन अच्छी लगी सर, लेकिन चूहे नहीं। यहाँ इतने सारे चूहे हैं सर, ये तो बहुत सारे रसगुल्ले खा जाते होंगे। नहीं, मैं इन्हें रसगुल्ले नहीं देता, मिस्टर घोष कुछ चिढ़े हुए स्वर में बोले। सिर्फ रेलवे के बिस्कुट के टुकड़े देता हूँ। ये स्टेशन पर मिलने वाले पुराने बिस्कुट ही इनके लिए सही है। हमारे कुछ बिस्कुटों को तो सालों से किसी ने हाथ भी नहीं लगाया है। हमारे दांतों के लिए बहुत कठोर है। रसगुल्ले तो तुम्हारे और मेरे लिए हैं। अब मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर ऑफिस जाता हूँ और तुम्हारे दादाजी को टेलीग्राम भेज देता हूँ। ये आजकल के नए फैशन के फोन कभी ढंग से काम नहीं करते। दादाजी शाम को आ गए। तब तक मैं चूहों को बिस्कुट खिलाने में मदद करता रहा और मिस्टर घोष को खिलौना रेलगाड़ी चलाते हुए देखते रहा।
कुछ चूहे ट्रेन में बैठे कुछ झूलों और चक्रियों पर खेलते रहे और कुछ मिस्टर घोष की जेब में अंदर बाहर करते और उनकी यूनिफॉर्म पर दौड़ लगाते रहे। जब तक दादाजी पहुंचे मैं लगभग 1 दर्जन रसगुल्ले खा चुका था और मिस्टर घोष की बैठक में रखी एक बड़ी सी आराम कुर्सी पर सो गया था। मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि स्टेशन मास्टर दादाजी को अपनी चूहों की रेलवे कॉलोनी दिखाने में व्यस्त थे। चूंकि दादाजी भी रेलवे में काम करते हुए रिटायर्ड हुए थे, इसीलिए उनकी दिलचस्पी भी खिलौना रेल में अधिक थी। फिर भी वे चूहों के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते रहे, उनकी गुलाबी आंखों और प्यारे प्यारे नन्हे पंजों की तारीफ करते रहे। मिस्टर घोष ने प्रसन्न होकर और रसगुल्ले मंगवा लिए। जब दादाजी और मैं अपनी सामान्य ट्रेन के डिब्बे में आराम से बैठ गए तो मिस्टर घोष खिड़की पर हमें गुड बाय कहने आए। जब ट्रेन चलने लगी तो उन्होंने मेरे हाथों में गत्ते का एक डिब्बा पकड़ा दिया और बोले, तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे लिए एक तोहफा है। और रसगुल्ले होंगे मैंने सोचा, लेकिन जब ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और मैंने डब्बे को खोला तो देखा कि उसमें रुई के बिस्तर पर 2 सफेद चूहे सोए हुए हैं। देहरादून वापस पहुंचकर मैंने उन चूहों को डिब्बे में ही रहने दिया। उनको लेकर मेरे मन में एक योजना थी। अंकल केन ने लगभग पूरा दिन अमरूद के बाग में छुपकर बिताया था। उन्हें मेरा सामना करने में शर्म आ रही थी। दादी ने एक जिम्मेदार वयस्क व्यक्ति होने के बारे में उन्हें अच्छा खासा भाषण दिया था, लेकिन फिर भी मैं बदला लेने के लिए आतुर था। रात को खाना खाने के बाद मैं धीरे से उनके कमरे में गया और उनके बिस्तर की चादर के नीचे उन चूहों को छोड़ दिया। 1 घंटे के बाद हम सबको अपने बिस्तरों से निकलकर बाहर आना पड़ा, क्योंकि अंकल केन अपने कमरे से बाहर निकलकर चिल्ला रहे थे कि उनके पाजामे के अंदर कुछ रुई जैसा मुलायम चीज दौड़ रहा है। चलो उतारो अपना पाजामा, दादाजी ने मुझे आंख मारते हुए कहा। वह समझ गए थे कि माजरा क्या था। जब अंकल केन ने टैप डांस किया तो एक चूहा उनके पाजामे से निकलकर बाहर आया, लेकिन दूसरा जो उनकी कमीज की बाह में घुसकर ऊपर चढ़ गया था, अचानक अंकल की ठुड्डी के नीचे से बाहर झांकने लगा। अंकल केन पागल जैसे हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि उनके कमरे में चूहे भरे हुए थे, गुलाबी, सफेद और भूरे, और वे स्टोर रूम में बंद होकर एक पुराने सोफे पर सो गए। अगले दिन दादाजी मुझे स्टेशन लेकर गए और दिल्ली की ट्रेन में बैठा दिया। इस बार मैं सही ट्रेन में बैठा था। मैं सफेद चूहों का ख्याल रखूंगा, उन्होंने कहा। दादाजी को चूहों से बहुत लगाव हो गया और उन्होंने मिस्टर घोष को चिट्ठी भी लिखी यह पूछने के लिए कि क्या हुआ उन्हें एक जोड़ा और दे सकते हैं। लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि मिस्टर घोष का कहीं और तबादला हो गया था और वो अपने परिवार को अपने साथ ले गए थे।